नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप घर पे सुरक्षित होंगे और विद्यालय द्वारा चल रही ऑनलाइन क्लासों में अनवरत पढ़ाई कर रहे होंगे। और उसी के मार्फत में आज वाक्य का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूं आपके सामने। हम पूर्ववर्ती क्लास में वाक्य जो रचना या संरचना के आधार पर प्रकार पढ़ रहे थे और उसके बाद आज दूसरा भाग यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य। विद्यार्थियों, जिन वाक्यों की पहचान अर्थ के आधार पर होती है या जिनका अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे अर्थ प्रधान वाक्य कहा जाता है। और अर्थ प्रधान वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इन 8 प्रकारों का अध्ययन हम बारी बारी से सरलतम तरीके से कर रहे हैं। नंबर 1 के आधार पर जैसे हम बात करें तो विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य के माध्यम से सामान्य क्रिया का बोध या ज्ञान होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विद्यार्थियों, जिस वाक्य के माध्यम से सामान्य क्रिया कार्य के होने का पता चलता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, मोहन खेल रहा है। इन वाक्यों में सामान्य अर्थ क्रिया के आधार पर ग्रहण किया जा सकता है, इसलिए ये सामान्य क्रिया के रूप में है और विधानवाचक वाक्य कहलाता है। इसी क्रम में निषेधवाचक विद्यार्थियों, जब वाक्य के माध्यम से या कार्य के माध्यम से ऐसा पता चले कि कार्य नहीं हो रहा है, जिसमें नहीं या मत का प्रयोग हो रहा है, तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात परिभाषा रहेगी इसकी, जिस वाक्य में कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। विद्यार्थी, ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ नकार उत्पन्न करने वाला नहीं, न और मत का प्रयोग होता है वाक्यों में। जैसे उदाहरण द्वारा हम समझ लेते हैं। न, नहीं और मत का प्रयोग होगा विद्यार्थियों इसमें। जैसे वह आज नहीं आएगा। यहाँ पर
नहीं नकार उत्पन्न कर रहा है इसलिए निषेध है। मोहन विद्यालय नहीं जाएगा, यहां पर नहीं है। ऐसे ही ना या नहीं या मत का प्रयोग होता है, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न या सवाल किया जाता है, तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। विद्यार्थियों जब वाक्य के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में सवाल करने का बोध होता है तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी सवाल किया जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं इसको। जैसे आपका नाम क्या है, यहां पहचान हो रही है। फिर है मोहन कैसे आया, जैसे परीक्षा कब होगी। यहां पर हम देख रहे हैं कब, किसे, क्या आदि सब कोई बात पूछने के लिए पता किया जा रहा है या बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में पूछा जा रहा है। अगला वाक्य विद्यार्थियों अगला वाक्य हमारा रहेगा चौथा, आज्ञावाचक। विद्यार्थियों जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, आदेश आदि का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य के माध्यम से आज्ञा, अनुमति, आदेश, प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे आज्ञावाचक
वाक्य कहते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि इसमें बताया गया है कि अनुमति लेने के संबंध में होगा तो आज्ञावाचक कहलाएगा, आदेश दिया जा रहा है तो आज्ञावाचक कहलाएगा, प्रार्थना की जा रही है तो आज्ञावाचक होगा। जैसे मोहन को खेलने दीजिए, मोहन को खेलने दीजिए। मैं यहां बैठ सकता हूं, मैं यहां बैठ सकता हूं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, अगला उदाहरण, आप जा सकते हो। यहां पर इस प्रकार की उदाहरण जैसे अनुमति है, आदेश है, प्रार्थना है, तो वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। अगला इसका उदाहरण हम ले रहे हैं इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य, विद्यार्थियों, जिस वाक्य के माध्यम से जिस वाक्य के माध्यम से कर्ता की इच्छा प्रकट होती है उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार के वाक्य में कर्ता की इच्छा और शुभकामना आदि का उल्लेख होता है। आशीर्वाद भी इसी में ही आता है। देखिए विद्यार्थियों, इच्छावाचक में जब हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं, चाहे वो ईश्वर से हो या शुभकामना हो, आशीर्वाद हो, तो वो इच्छा में आता है, इसलिए इसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी कर्ता की इच्छा क्या है इसका उल्लेख होता है उसमें। उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं, जैसे भगवान करे सब पास हो जाए, यहां कर्ता की इच्छा प्रकट हुई है। जैसे दूसरा उदाहरण है जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। राधा पढ़ना चाहती है। यहां देखिए विद्यार्थियों, कर्ता की इच्छा प्रकट, यहाँ पर राधा करता है तो ये पढ़ना चाहती है, ये इच्छा प्रकट हो रही है यहाँ पर इसकी। और यहाँ पर भगवान करे, कर्ता जो है वो सब पास होने की प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। फिर यहाँ शुभकामना दी जा रही है, मुबारकबाद दिया जा रहा हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक के अंतर्गत आते हैं। ये कर्ता की इच्छा जाहिर हो रही है।
अगला विद्यार्थियों है छठवां प्रकार। इसमें हम पढ़ेंगे संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य जब वाक्य की क्रिया के माध्यम से किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना हो तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। विद्यार्थियों, संदेह जैसा कि नाम है, कार्य होने में संदेह हो, संभावना हो, वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। उदाहरण इसके इस प्रकार हैं। इसमें भी संभावना होगी, संदेह होगा। जैसे गौरव खेल रहा होगा। अब इसमें हमें ज्ञात नहीं है कि खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, पर हमें संदेह है कि वो खेल रहा होगा। शायद मोहन कल आ जाए। संभवतः कल विद्यालय खुल जाए। तो ऐसे संदेहवाचक के अंदर आते हैं राधा पढ़ रही होगी। यहां पर के जो उदाहरण हैं, इनसे ज्ञात हो रहा है कि संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी किसी को पता नहीं है कि वो खेल रहा है या आ रहा है, पढ़ रही है, ऐसी उम्मीद होती है। वहां पर जो है संदेहवाचक वाक्य होता है। विद्यार्थियों, इसका अगला भेद हम पढ़ रहे हैं संकेतवाचक वाक्य। बिल्कुल एकदम सरल लहजे में विद्यार्थियों हैं वाक्य। पहले हमने संदेहवाचक पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य विद्यार्थियों, जब वाक्य के माध्यम से ये पता चले कि संकेत हो रहा है, अर्थात किसी एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, जब किसी कार्य का होना किसी अन्य कार्य पर निर्भर हो, अर्थात संकेत का पता चले, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यहां पर मैंने बताया कि किसी कार्य का होना किसी अन्य कार्य पर निर्भर करे,
उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मोहन पढ़ता तो पास हो जाता। नेताजी आते तो गांव वाले स्वागत करते। या देखिए, एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मोहन पढ़ता तो पास हो जाता, नेताजी आते तो गांव वाले स्वागत करते। यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो किसी अन्य पर निर्भर है, इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। विद्यार्थियों, इससे आगे का जो वाक्य है वो है विस्मयादिबोधक। विद्यार्थियों, विस्मयादिबोधक वाक्य जो हैं उसमें विस्मय, शौक, घृणा, तिरस्कार आदि का बोध होता है। विस्मयादिबोधक वाक्य जिस वाक्य में विस्मय, शौक, घृणा, दुख आदि मनोविकारों का बोध होता है, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। विद्यार्थियों, इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पर बात की कि जिस वाक्य में विस्मय, शौक, घृणा, दुख, तिरस्कार आदि मनोविकारों का बोध होता है, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि विस्मयादिबोधक शब्द जो होते हैं, जैसे अरे, आहा, वाह, शाबाश, अच्छे, छी, ये शब्द अगर वाक्य के प्रारंभ में आते हैं और उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है तो वे विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे, इतनी लंबी रेलगाड़ी। यहां पर अरे आया है, देखिए, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। फिर शाबाश, तुम बहुत अच्छे खेले। अरे, यह मकान कैसे गिर गया?
यहाँ देखिए अरे, शाबाश और अरे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों जैसे छी छी, कितना गंदा दृश्य है, वाह कितना सुंदर, या भव्य महल है, आहा आदि शब्द इसके अंदर आते हैं। और विस्मयादिबोधक वाक्यों की पहचान, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि विस्मय, शौक, घृणा, तिरस्कार आदि मनोविकारों का बोध हो तो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। विद्यार्थियों ये हुआ वाक्य का दूसरा भाग हमारी क्लास का अर्थ के आधार पर वाक्य के 8